नमस्कार दोस्तों। आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने अपनी गंदी हरकतें दोबारा शुरू कर दी हैं। वैसे तो बंद कब करी थी। कई ऐसे जानवर होते हैं जो खुजली खाए होते हैं, जितनी मर्जी दवाई लगा दो उनको कभी खुजली जा नहीं सकती। पाकिस्तान का भी वही हाल है। और मुझे लगता है कि जब कोई भी जानवर पागल हो जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है या उसे इंजेक्शन दिया जाता है परमानेंट इलाज करने के लिए। पाकिस्तान भी उसी जानवर का नाम है। और बार बार मैं बोलता हूं कि मोदी जी, मुझे लगता है कि ये टाइम आ गया है कि इस जानवर का 1 2 3 कर दिया जाए, यानी कि 1 2 3 टुकड़े कर दिए जाएं, तभी इसका परमानेंट इलाज होगा। अब इसके ऊपर बात करते हैं, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हुई हैं। चाइना का बॉर्डर हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन क्या चक्कर है कि हम पाकिस्तान के साथ हम अपने बॉर्डर को सॉल्व नहीं कर पा रहे, या उसके ऊपर सोच नहीं रहे, या सोच रहे हैं तो कब करेंगे। इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे उमेश जी के साथ। उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। सर, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जैसे वो हरकतें कर रहा है, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आपने देखा कि वहां पर भी उन्होंने क्लेम किया है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल। खुलेआम बोल रहे हैं, अब हम आपके कंट्री में बॉम्ब ब्लास्ट करवाएंगे। कश्मीर है तो कश्मीर में मजदूरों को मार दिया गया, क्योंकि वहां पर डेवलपमेंट का काम हो रहा है। और हमने देखा कि जो कश्मीरी हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इन्हीं लोगों का साथ देने वालों का उन्होंने साथ दिया। इलेक्शंस के टाइम पर भी बीजेपी को उन्होंने सीटें नहीं दी हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू पार्टी है। वो उग्रवादियों के साथ खड़े हुए दिखाई दिए। जितना भी आपने आउटरीच का काम किया, कश्मीरियों को फर्क नहीं पड़ा। आपको नहीं लगता कि अब भारत को कुछ ना कुछ बड़ा करना पड़ेगा पाकिस्तान का परमानेंट इलाज करने के लिए, या किसी चीज की वेट हो रही है? सर, एक सर्जिकल स्ट्राइक बनता ही है। कल के अटैक के बाद उन्होंने 7 इंडियन नेशनल्स को मार दिया है और उसके अंदर दो लोग तो जम्मू एंड कश्मीर से ही थे। और कल जो अटैक हुआ था गंदरबल पे हुआ था, वो चीफ मिनिस्टर फारूक अब्दुल्ला सॉरी अमर अब्दुल्ला की कॉन्स्टिट्युएंसी है। उधर 20 या 25 साल में कभी भी टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई थी। और आपको ये भी बता दूं कि वो श्रीनगर ले हाईवे है, टनल है, जो 6.5 किलोमीटर का है। एंड इट वॉज मेंट टू प्रोवाइड ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू द इंडियन आर्म फोर्सेस फॉर क्विक डिप्लॉयमेंट एट द बॉर्डर ड्यूरिंग कैलेमिटी और ड्यूरिंग अग्रेशन। उसको टारगेट किया गया। एक तरफ तो चाइना से हमने कल बॉर्डर इश्यू रिजॉल्व करने की बात कर ली है, और आज हमने कल ही देखा था कि वापस वहां पे पाकिस्तान के दहशतगर्द वहां पे घुस के हमारे साथ इंडियन नेशनल को मार दिया। सर, अगर इसराइल में होता तो अभी तक इजरायली डिफेंस फोर्सेस जाके इन सबका निपटारा कर देते। हमें भी सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, और एक जैसे होता है, हमें भी बॉर्डर पार करके उन लोगों को वहां पे जो भी उनके टेररिस्ट कैंप है उनको मारना चाहिए। सेकेंड, नॉन इंडियन फ्यूजिटिव जाकिर नालायक को बुला लिया है, उसको स्टेट बना लिया है। और कल इस आज 2 दिन 3 दिन पहले ये लश्कर ए तैयबा के जो चीफ है हाफिज सईद से मिले थे। और जो कल अटैक कश्मीर में हुआ, गंदरबल में हुआ, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट। ये रेजिस्टेंस फ्रंट इज एन ऑफशूट ऑफ लश्कर ए तैयबा। इसका मतलब ये है कि एक चल रही है। इसमें आईएसआई भी इन्वॉल्व है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है, इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, और भारत का जो आधा फ्रंट के जो लोग हैं वो भी इन्वॉल्व है। वो चाहते ही नहीं है कि कश्मीर में अमन शांति और डेवलपमेंट हो। वहां पे दहशतगर्द बढ़ता जाए, वहां पे लोगों डर का माहौल बनाया जाए। वहां पे उन्होंने उन लोगों को भी टारगेट किया जो बाहर से आए हैं, जो वहां पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ये अलाउ नहीं होना चाहिए सर। आज हमने बहुत बड़ा एक इलेक्शंस भी अच्छी फ्री एंड फेयर हो गया वहां पे। और जो फारूक अब्दुल्ला 3 4 दिन पहले बोल रहे थे कि हमें जम्मू एंड कश्मीर का मसला पाकिस्तान के साथ बात करके सुलझाना चाहिए, आज वो खुद भी बोल रहे हैं कि आप हमें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अटैक उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी पे हुआ है, गंदरबल में, उनके बेटे की कॉन्स्टिट्युएंसी में। तो इनको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान को जब तक पाकिस्तान का विघटन उसके टुकड़े टुकड़े न कर दे तब तक काम नहीं चलेगा। अभी हमें काम करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर हमारी फौजों को भेज के वहां पे टेररिस्ट कैंप्स को उड़ा देना चाहिए। वहां पे अपने ड्रोन्स भेज के जो कर बन पड़ता है वो सब करना चाहिए। ये खुल्लम खुला वॉर है।
हमने देख लिया कि ब्रिक्स, हम कोर समिट में भी जयशंकर जी गए थे। क्या हुआ? आप इनकी मीठी मीठी बातों से क्यों बार बार हम लोग इनसे इनके झांसे में आ जाते हैं? नवाज शरीफ एक साथ बोलते हैं कि अगर मोदी जी आते तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सर वो लोग सॉल्व नहीं कर सकते सर। द एग्जिस्टेंस ऑफ पाकिस्तान इज बेस्ड ऑन एंटी इंडिया। पाकिस्तान के जब तक 4 टुकड़े नहीं किया जाएंगे तब तक काम नहीं चलेगा। और चाइना उनको क्लैंडस्टाइनली सपोर्ट दे रहा है, और जाकिर नायक को बट बुला उमेश के तो उन्होंने हद कर दी है। उमेश जी, अगर हम चाइना के बॉर्डर को रिजॉल्व कर सकते हैं, हमने बैठे, हमने बात करी, कोर कमांडर की मीटिंग हुई, हमारे जो जयशंकर जी हैं, अजीत डोभाल हैं, मोदी जी हैं, हर फोरम में उन्होंने चाइनीज काउंटर पार्ट से बात कर कर हमने उसको सॉल्व करवा दिया। 3-4 साल लग गए। अगर चाइना जैसी कंट्री, जो कम्युनिस्ट कंट्री, आपको मालूम है कभी भी कम्युनिस्ट पीछे नहीं हटते हैं, अगर कम्युनिस्ट कंट्री जैसी कंट्री को हमने पीछे हटा दिया, वो भी इस दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी को, पाकिस्तान हमारे लिए क्या चीज़ है, इनको पीछे नहीं हटा सकते हम लोग? क्या वहां पर हम लोग बातचीत से चीज़ों को सॉल्व नहीं कर सकते? अगर चाइना सॉल्व हो सकता तो। सर चाइना और इंडिया दोनों को आगे बढ़ना है। दोनों को मालूम है कि ट्रेड टाइज जरूरी है अगर उनकी इकोनॉमी को बढ़ाना है। चाइना को अपनी इकोनॉमी को सेव करना है, इंडिया को अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है। आज चाइना इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर भी है, और चाइना के अंदर कोई अभी माल नहीं ले रहा है। आपने भी बताया था उधर प्रॉब्लम चल रही है, उनकी इंडस्ट्रीज बिलो द कॉस्ट बेच रही है। उनको इंडिया एक रेडीमेड मार्केट चाहिए। तो चाइना ट्रेड टाइज को अभी फिलहाल के लिए वो ट्रेड टाइज के लिए पीछे हट चुका है। बट मुझे मेरा ये मानना है कि चाइना आगे सुधरेगा नहीं, वो वापस हमको अटैक करेगा। आज नहीं तो 2-3 साल बाद वापस करेगा। तो इंडिया को भी चाइना के लिए 3 कार्ड तैयार रखना चाहिए। एक तो है ताइवान, एक तो एक तिब्बत, और एक है ईस्ट तुर्किस्तान, जो जिंगजियांग प्रोविंस है। इंडिया को इन लोगों के इश्यूज निकालते रहने पड़ेंगे। देखिए थोड़े दिन पहले चाइना ने भी इंडिया को वार्न किया था, जब ताइवान का 3rd इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर मुंबई में खुला था। तो चाइना हमको वार्न करता रहता है। वो बात अलग है कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमें भी क्या करना चाहिए कि तिब्बत के लोगों को हमें स्टैंडिंग देनी चाहिए। हमें ताइवान के साथ हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट उधर होना चाहिए। सेकेंड, वहां पे जो ताइवान के प्रेसिडेंट है उसको स्टेट ऑनर के साथ बुलाना चाहिए। वो जरूरी है। तभी चाइना सुधरेगा। जब तक आप चाइना के साथ ऑफेंसिव में नहीं जाओगे, आप बातचीत से काम नहीं चल सकते। 4 साल 4.5 साल लगे सर बाउंड्री डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए, वो भी 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के लिए पीछे जाने के लिए। पॉइंट 13 से लेके 15 तक ऐसा कुछ पॉइंट्स है। मजाक थोड़ी है सर। आपने मिरर डिप्लॉयमेंट कर दी, चाइना ने भी 50,000 फोर्सेस लगा दी, हमने भी 50,000 लगा दी। सर वो सब काम नहीं होता है, आपको दूसरे तरीके से काम करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के खिलाफ तो हमें और भी वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल। आज से 4-5 महीने पहले उनके न्यूक्लियर एडवाइजर, जो इनके सारे न्यूक्लियर एसेट मैनेज करते हैं, किदवाई जी, उन्होंने तो सीधा बोल दिया कि आपके S-400 सिस्टम, पाकिस्तान मिसाइल जो एटॉमिक वेपन कैरी कर रहे हैं, उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। हम चाहें तो आपको चेन्नई के अंदर भी आपको मार सकते हैं। हमारे पास वो कैपेबिलिटी है। और सर जो स्टिप्री है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल, उन्होंने बोल दिया पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वेपन्स है, और उनके पास टैक्टिकल भी है, उनके पास टैक्टिकल भी है, और वो सारे टाइप के वेपन्स है जिसके थ्रू अटैक कर सकते हैं। इंडिया के पास सर 172 वो है। ठीक है। सर मैं कहता हूँ कि 172 हैं या 170 हैं, सारे तो कोई भी यूज़ नहीं करेगा। और चाइना, पाकिस्तान अगर यूज़ करने की कोशिश भी करेगा तो मेड इन चाइना है। आधे तो वैसे फट चलने नहीं है। हमने दिवाली के पटाखे देख ही लिए, जो चाइना से आते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा तो पहले ही फूस हो जाते हैं। लेकिन सर एक चीज़ बताइए कि जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने उल्टा आपको पूरा ओपनली चैलेंज कर दिया। कश्मीर में उन्होंने पंगा शुरू कर दिया है, दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट है, ट्रेनें उड़ाई जा रही हैं, और प्लेन्स को उड़ाने की धमकियां हमें रोज मिलती हैं। एक दिन में 20 फोन आए हैं कि हमारे यहाँ पर प्लेन्स के अंदर बॉम्ब्स हैं। अगर सर 50 पाकिस्तान है, ऑल आउट, आज 50 फोन गए हैं, 50 फोन। आज 50 गए हैं, तो सर आज हम ये नहीं बोल सकते कि होक्स है। जब भी फोन आएंगे हमें सतर्क रहना पड़ेगा, और हमारा नुकसान भी हो रहा है। पाकिस्तान से ओपनली एक फतवे निकलते हैं कि भारत में आग लगाई जाए,
और इनके जो ये 30 करोड़ जिहादी भारत में पल रहे हैं कॉकरोचों की तरह, उन्होंने उनका साथ देना शुरू भी कर दिया। हर ट्रेनों के स्टेशन के ऊपर आपको बम ये सिलेंडर मिलते हैं गैस वाले। सर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो भारत की गवर्नमेंट इसका जवाब क्यों नहीं देती? मुझे तो सिंपल क्वेश्चन ये है, व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इज नॉट आंसरिंग देम और ट्राइंग टू सॉल्व इट? सर भारत के जो स्टेट्स हैं, केरला में देख लीजिए कम्युनिस्ट, आपको लगता है वो एनीथिंग दे आर प्रो इंडियन? ऑफ कोर्स नॉट। कश्मीर में ये जिहादीज बैठे हैं, अब्दुल्ला, डू यू थिंक दे आर प्रो इंडियन? बंगाल में सर ममता बनर्जी है, उसके राज में मालदा और मुर्शिदाबाद के अंदर डेमोग्राफिक चेंज हो गई है। इतने सारे इलीगल बांग्लादेशी घुस के आ चुके हैं। सर आप देखिए, आपका नॉर्दर्न बॉर्डर, आपका सदर्न बॉर्डर, आपका ईस्टर्न बॉर्डर में जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो खुद सेंट्रल के पॉलिसीज के साथ अलाइन नहीं है। राजस्थान में अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है, नहीं तो वहां पे भी प्रॉब्लम था। पर पंजाब में जो गवर्नमेंट है वो आपको मालूम है, और आपने खुद ही बोला था कि अगर हरियाणा बीजेपी हार जाती तो भारत में भी बांग्लादेश जैसा रेजिम चेंज करवा देते। इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल अटैक, इंटरनल सैबोटाज सब प्लान किया हुआ है, ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट किया हुआ है। ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट के लिए उस कम्युनिटी को तैयार कर चुके हैं। वो खुला धमकी दे रहे हैं कि हम आपके चिकन नेक को हटा देंगे, आपको चिकन नेक से भारत को अलग कर देंगे। सर गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, गवर्नमेंट के पास कोई क्विक फिक्स सोल्यूशन नहीं है। इंटरनल एनिमी से डील करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान के ऊपर तो आप अपने कमांडो भेज के उनको उड़ा दोगे, इंटरनल में क्या करोगे? तो अभी देखिए सर पीएफआई को, इंटरनल अभी आपने देखा कि पीएफआई के जो एसेट्स है केरला में उन्होंने सीज किए 55 करोड़, दैट वाज यूज्ड एज फॉर मनी लॉन्ड्रिंग। They were planning 500 protests like Shaheen Bagh all over India. और पीएफआई एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, आप किसको भी आप उसको बैन करते हो तो नया ऑर्गेनाइजेशन बना लेता है। पहले इंडिया में सर वो सॉल्यूशन एक ऑर्गेनाइजेशन था, स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, सेमी, उसको बैन किया तो पीएफआई आ गया। पीएफआई को बैन करते हो और कोई नाम से आ जाता है। सर आपने ऐसे जैसे मोहम्मद बोला तो ये कोई ना कोई और जैसे सुअर खोल लेंगे, जैसे कॉकरोच खोल लेंगे, जैसे बकरी खोल लेंगे। सर इनका नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप इजराइल स्टाइल में काम नहीं करेंगे। इनको बार बार आपको मारना पड़ेगा या आपको इनकी अगली नस्लें ना निकलें उसका आपको इंतजाम करना पड़ेगा, वरना आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हो। इनको बैन करने से कुछ नहीं होने वाला, आपको इन्हें एलिमिनेट ही करना पड़ेगा। अगर आप पाकिस्तान में कमांडोज को भेजकर आप इन कॉकरोचों को खत्म कर सकते हैं तो क्या आप भारत में अपने कमांडोज के थ्रू इन कॉकरोचों का अंत नहीं कर सकते? क्यों जाने देते हैं इन्हें कोर्ट में, जहां पर ढोलकियां जो हैं वो बैठी हैं पैसों को देखकर, वो इनको रिहा भी कर देती हैं। पिछले 4 दिनों में 5 जिहादी रेपिस्ट और जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का काम किया था, सारे कॉकरोच थे, उनको हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय नॉन जस्टिस ने छोड़ दिया पैसे लेकर। सर अगर ऐसा काम होगा तो आप यूपी का स्टाइल जो है कि गोली मारी काम खत्म किया, क्यों नहीं करते हैं आप? कौन रोकता है आपको? आपको पुरुषोत्तम राम बनने की जरूरत क्या है? क्या इजराइल आज अगर पुरुषोत्तम राम बना होता तो सर इजराइल कब का खत्म हो गया होता? सर यही तो डिफिकल्टी है कि जो जनरल वीके सिंह ने बोला ही था 2.5 फ्रंट वॉर, लोगों को अब समझ में आ रहा है वो आधा फ्रंट। हम 2 फ्रंट पे तो जीत सकते हैं, ये जो आधा फ्रंट है इंटरनल, इनको आइडेंटिफाई कैसे करें? सर बोलना बहुत इजी है, सर बोलना बहुत इजी है, इनका फंडिंग रूट हैव बिकम वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। आपको ये जान के हैरानी होगी, सलमान खान की फिल्म है दंगल, उसके आपके चाइना में उसने 13 करोड़ कितना 1300 करोड़ का व्यापार किया है और इंडिया में 600 करोड़। सर 1300 करोड़ की मूवी किसने देखी है चाइना में, बताइए?
नहीं आपने देखी। देखी क्या? तो वो पैसा कहीं ना कहीं से तो आया है ना, और वो पैसा कहाँ गया? इस तरह से तो मनी ट्रांसफर किया जा रहा है, इनोवेटिव न्यू मेथड। सर एक तरह से जिहाद चल रहा है। इट इज लाइक, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या प्रॉब्लम है हमें। इट इज अ मल्टीपल। सर इसको फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर भी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ऑर्गेनाइज्ड डिस इंफॉर्मेशन। इसमें कोई भी तरीके का आपको डिस्टरबेंस, कुछ भी एम्प्लॉय करके ये लोग डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं। उमेश जी, जब सामने वाले ने ओपनली जिहाद शुरू कर दिया, आप डेमोक्रेसी से उनको ठीक नहीं कर सकते। आपको जिहाद के खिलाफ जिहाद ही करना पड़ेगा, जैसे चाइना ने किया है, जैसे इसराइल ने किया है। आपको जिहाद चाहिए, हम आपको जिहाद समझाएंगे कि जिहाद होता क्या है। आप 1000 साल तक लड़ना चाहते हैं, हम भी आपके साथ 1000 साल तक हम लड़ेंगे। इसराइल कर रहा है, चाइना कर रहा है, आपको कौन रोकता है? आपको किसने बोला है इनके साथ, डेमोक्रेसी के साथ, क्योंकि जिहाद वो करें, आप डेमोक्रेसी से इनको जीतेंगे? पॉसिबल ही नहीं है सर। आपको भी जिहाद के खिलाफ जिहाद करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। सर जब तक यहाँ की जो पॉपुलेशन है जागेगी, जब तक मोदी जी को मैंडेट नहीं देगी, वो कहाँ से करेंगे? अभी भी 240 पे लाके छोड़ दिया है। अगर मोदी जी को अगर 370 सीट देते तो वो कुछ ना कुछ अमेंडमेंट, लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर सकते थे। इसके लिए तो हमने हमेशा बोला है कि 51% वोट शेयर। तो अभी समझना पड़ेगा सर, इंडियन गवर्नमेंट विल हैव टू डू अ सर्जिकल स्ट्राइक। इनको समझाना जरूरी है, कुछ भी तरीके से पाकिस्तान के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है। चलिए, अब सर्जिकल स्ट्राइक की आपने बात बोल दी। चाइना ने बड़ी कोशिश करी कि ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, वहां पर मोदी जी गए हुए हैं, और वहां पर ब्रिक्स के अंदर पाकिस्तान की एंट्री करवाई जाए, और ये एंट्री की वेट कर रहे थे। और पुतिन ने अपने कंट्री में भी इनकी एंट्री बैन कर दी है। शहबाज शरीफ को नहीं बुलाया कि ये देखने में तो शहनाज शरीफ लगता है, इनकी तो जो है पैदाइशी पता नहीं लगती कि कैसे हुई है, तो शराफत इनके जन्म से ही इनके पास नहीं होती, नाम में ये शरीफ रख लेते हैं। तो पुतिन साहब ने इनको एंट्री नहीं दी। आपको नहीं लगता कि इससे इनकी जो अकल है वो ठिकाने आएगी पाकिस्तान की? अगर डिप्लोमेटिकली हमने उन्हें इतना इरेलीवेंट किया है, आप इनकी एग्जिस्टेंस को ख़त्म क्यों नहीं कर देते? इट इज़ सो सिंपल। और जिस दिन पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस खत्म होएगी, ये जो भारत में पाकिस्तान के झंडे लेते फिरते हैं, ये भी खत्म हो जाएगा। सर पाकिस्तान को एग्जिस्टेंस खत्म करने से पहले उनको डीन्यूक्लियराइज करना जरूरी है। आज उनके पास 170 न्यूक्लियर बॉम्ब है, और जब आपने देख लिया यूक्रेन ने जब अपने न्यूक्लियर बॉम्ब सरेंडर किए थे 1995 में, आज उसका हाल क्या होगा? आपको क्या लगता है पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट ऐसे ही छोड़ देगा? उसको मालूम है कि इंडिया कभी भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है। उनके जो साइंटिफिक एडवाइजर ने बोल दिया है कि आपके S-400 सिस्टम्स भी हमारी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। तो एक तरह से पाकिस्तान में सिचुएशन को खराब करने की बहुत जरूरत है। उनके साथ कोई भी फ्रेंडशिप नहीं करना है, और वक्त पर वक्त हमें वहां पे अपनी सर्जिकल स्ट्राइक करती रहनी पड़ेगी। जब तक हम सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, साल 2 साल में इनको समझाना जरूरी है सर। वो डर निकल चुका है इनके ऊपर। जो 5 साल पहले किया था वो वापस अभी करना जरूरी है। बिल्कुल सही बात है। मैं तो पहले बोल रहा हूँ कि पहले G20 के टाइम पर उन्होंने 3-4 बार अटैक किया। G20 के बाद फिर इलेक्शंस का टाइम था, फिर उन्होंने अटैक किए। अब इलेक्शंस के बाद जब से 240 सीट आई हैं, हर रोज़ अटैक हो रहे हैं। 15 से 20 अटैक तो हमारी आर्मी के ऊपर हो चुके हैं, और अब उन्होंने हमारे सिविलियंस के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया खुलेआम। और मोदी जी बोलते थे गर्व के साथ कि 10 सालों में हमारे पूरे कंट्री में एक भी बम ब्लास्ट नहीं हुआ। उन्होंने रेलवे लाइनें भी उड़ा के दिखाई, प्लेनों को उड़ाने की धमकियां हर रोज आती हैं, और दिल्ली जैसे शहर में करवा चौथ वाले दिन आपको बॉम्ब ब्लास्ट होता हुआ दिखाई देता है। वही काम जो कांग्रेस के गवर्नमेंट के टाइम पर होता था। यानी कि पाकिस्तान दोबारा से उसी तौर पर चल रहा है जैसे वो पहले चलता था। सारा ट्रैक रिकॉर्ड जीरो कर दिया। अब सारा ट्रैक रिकॉर्ड जीरो होने के बाद भी मोदी जी लगता है आपको जागेंगे या ऐसे सोए रहेंगे? सर
वो तो मोदी जी को डिसीजन लेना पड़ेगा, पर मेरा ये मानना है कि राइट नाउ एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक जरूरी है, या पाकिस्तान के ऊपर बमबारी करिए, या उनके जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो पानी रोकिए। वी शुड डू एवरीथिंग टू टीच पाकिस्तान अ लेसन। हमने स्पोर्ट्स समिट में जयशंकर को भेज के गलती की। वी शुड नॉट इवन एक्सेप्ट द इन्विटेशन। अभी वो लोग बोल रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान आके खेले, और पाकिस्तान में अगर भारत नहीं जाता है तो वो टूर्नामेंट ही इररिलेवेंट हो जाता है। तो हमें आगे ये प्रेशर रखना पड़ेगा कि पाकिस्तान के साथ कोई भी समझौता नहीं करना है। हमने बांग्लादेश को बुला के वहां से टेस्ट सीरीज खेल ली है, पर अब क्या हमारे गृह मंत्री के बेटे अमित जय शाह या अनुराग ठाकुर के बेटे जो अभी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं, वो पाकिस्तान के झांसे में आके अपनी क्रिकेट टीम उधर भेजेंगे क्या? वो हमें देखना है। नहीं उमेश जी, मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी बेवकूफ़ी हमारे लीडर्स कर सकते हैं, लेकिन आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। आइदर सर्जिकल स्ट्राइक या पानी ही पूरा बंद कर दिया जाए ताकि इनको प्यासे मार दें। और जब तक हम ये रेडिकल स्टेप्स नहीं लेंगे, रेडिकल इसलिए बोल रहा हूँ जब सामने वाले ने रेडिकल स्टेप्स लेने की, आपके रेडिकल इस्लामिस्ट पागल जो इनके मदरसों में पढ़ के आते हैं, उन सबको भारत में भेज दिया है यहाँ पर आग लगाने के लिए। और यहाँ पर तो 30 करोड़ के 30 करोड़ ही जिहादी पाल कर रखे हैं पाकिस्तान में। जब तक आप इनका निपटारा करना शुरू नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इनका पानी बंद करना ही पड़ेगा। और भाई कांग्रेस ओपनली जो हिंदू एरियाज हैं वहाँ पे पानी बेचते हैं, वो हिमाचल हो, वो कर्नाटका हो, वो तेलंगाना हो, वो दिल्ली हो, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने भी यही काम करना शुरू कर दिया। इन कॉकरोचों के एरिया में तो पानी आता है गवर्नमेंट की तरफ से, और हिंदुओं के एरिया में 5,000 रुपये महीने के आपको टैंकर में पानी लेना पड़ता है। बाल्टियाँ लेकर जाते हैं वहाँ पर पानी लेने के लिए। जब उन्होंने, सामने वालों ने आपके सामने जिहाद करना शुरू कर दिया, आपको कौन रोकता है जिहाद का जवाब जिहाद से ना देने का? पानी बंद कर दीजिए पाकिस्तान का, ये अपने आप ठिकाने आ जाएगा। वो तो हमें करना ही चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहूंगा, अगर हिमाचल, तेलंगाना, दिल्ली के हिंदुओं ने कांग्रेस को लेके आया है तो उन्हें बचने दीजिए ना। हम क्या कर सकते हैं? हमने थोड़ी बोला था कि आप कांग्रेस को वोट करिए। आपने सरकार क्यों नहीं है, अब आप भुगतिए। बस इतना ही बोलूंगा। लेकिन सर, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के लोग अगर बचना चाहते हैं तो वापस बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के गठबंधन को आप एक मेजॉरिटी सरकार दीजिए। बस इतना ही बोलूंगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। महाराष्ट्र में जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी पाकिस्तान का मुद्दा था। हमारी दोबारा से रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि मोदी जी, पानी सर के ऊपर से निकलता जा रहा है, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट से काम नहीं चलेगा। उमेश जी बिल्कुल सही है कि कोई ना कोई बड़ा कार्य, या पानी बंद करने का या उनका 1 2 3 परमानेंटली करने का अब वक्त आ गया है। और ये कब मोदी जी करेंगे? वी आर डेस्परेटली वेटिंग फॉर दैट मोमेंट। थैंक यू सर, आपने बड़ा विस्तार में समझाया। और मेरे दर्शकों से एक निवेदन है कि जब से हमने जय सिया राम की मुहिम चालू की है, यूट्यूब पे सुमित जैन के वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आ चुका है, उनका रेस्ट्रिक्शन चालू हो गया। जनरली हम यहाँ पे आपसे डोनेशन भी नहीं मांगते, ना कुछ मांगते हैं, पर आपसे एक विनती है, आपसे एक अपील है कि इस वीडियो को शेयर करिए। हम जो भी आपको ओपिनियन देते हैं वो अनफिल्टर्ड रहता है। हम किसी के दबाव में, किसी के बहकावे में आके नहीं बोलते हैं। अगर सरकार गलत है तो हम सरकार को भी बोलते हैं कि ये गलत कर रहे हैं। इतना क्लियर कट बात हम करते हैं। और इसके हिसाब से आप लोगों का स्नेह, आप लोगों का सपोर्ट हमें जरूरत है। बस इतना ही आग्रह है आपसे। जय सिया राम। जय सिया राम सर।